बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम इंशाल्लाह बाकायदा क्लास 10 बायोलॉजी रिगार्डिंग सीन बोर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि तमाम लेक्चर्स, तमाम टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर करवा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। आज हम इस चैप्टर से तीन प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग। सबसे पहले ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे कि ब्रीथिंग क्या है, गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन। गैसियस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये तीन प्रोसेस काफ़ी स्टूडेंट्स इन तीन प्रोसेस में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज कोशिश करते हैं कि वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ये तीन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ये तीन प्रोसेस होते हैं और ये तीन प्रोसेस के थ्रू जो काम होता है, इन तीन प्रोसेस के थ्रू जो मेन काम होता है वो एनर्जी बनती है। यानी ये तीन प्रोसेस एक दूसरे को हेल्प करते हैं किस चीज में, एनर्जी बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन प्रोसेस के थ्रू हमारे जिस्म में एनर्जी यानी एटीपी बनती है। ये हमारे जिस्म में एनर्जी बनती है इन तीन प्रोसेस के थ्रू, और एनर्जी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम इस एनर्जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो लिहाजा ये तीन प्रोसेस जो है ये नॉन स्टॉप है। हमारे जिस्म में ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होते। अगर स्टॉप हो जाए हमारे जिस्म में, ये एनर्जी नहीं बनेगी। तो जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन प्रोसेस का मेन टारगेट क्या है? एनर्जी बनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनर्जी बनना। ठीक है, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रीथिंग पे कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग, देखो दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर एनवायरनमेंट में एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का इनहेल होना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर एनवायरनमेंट में चला जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। यहाँ डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। ये ऑक्सीजन गैस जब हम ले तो ये माउथ, नोज से और माउथ से आकर कहाँ पे आती है? ट्रेकिया पे। ट्रेकिया ये जो फ्रंट में पाइप है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, कार्टिलेज से बनी है। ये कार्टिलेज से बनी है जो फ्रंट पे है, बिल्कुल फ्रंट पे। इसके बैक साइड पे फिर फुट पाइप होती है और ये ट्रेकिया यहाँ नीचे आके इसके दो ब्रांचेस, और एक ब्रांच एक लंग में जाता है और दूसरा दूसरे लंग के अंदर। ये ट्रेकिया है, इसको ट्रेकिया कहते हैं। ये जो ब्रांचेस डिवाइड हुआ है इस ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकस, और ये ब्रोंकस मजीद ब्रांचों में डिवाइड हुआ है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल। और लास्ट में ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ तक आई? ट्रेकिया तक। ट्रेकिया से ये ऑक्सीजन गैस आएगी यहाँ ब्रोंकस तक, और ब्रोंकस से भी ये ब्रोंक्यूल तक ये ऑक्सीजन गैस आएगी। ठीक है दोस्तों, और ब्रोंक्यूल से ये ऑक्सीजन गैस अंदर अलवेलाई में चली जाएगी। ऑक्सीजन गैस नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू कहाँ तक आई? अलवेलाई तक आई। ठीक है दोस्तों, और अलवेलाई से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और ये बाहर ब्रोंकस से ट्रेकिया, ट्रेकिया से नोज के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में एक्सहेल हुई। इस सिंपल प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज।
ऑक्सीजन गैस का अलविलाई तक आना और अलविलाई से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर एनवायरनमेंट में चला जाना, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ डिफाइन करते हैं, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस that moves air into and out of the body, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हो, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एयर का मतलब क्या है, यानी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, इसमें इनटू यानी अंदर आ जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आ जाए ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आ जाएगी और आउट कौन सी गैस हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाए ऑफ लिविंग बॉडी, ऑफ द बॉडी से। ठीक है, द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड गैसेस ब्रीथिंग। इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, द inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide। ठीक है, द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करना बाहर एनवायरनमेंट में, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही डिफिनीशन, जो डिफिनीशन आपको आसान लगे। आते हैं गैसियस एक्सचेंज पे। गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग तक समझ में आया कि ब्रीथिंग कहाँ तक होती है। ब्रीथिंग अलविलाई तक, अलविलाई से बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर ऑक्सीजन गैस, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज पे। यहाँ डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये अलविलाई है, लास्ट में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं इस अलविलाई को लार्ज करके लिख लूं, एक अलविलाई को, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इस अलविलाई के ऊपर ब्लड के बहुत सारे वेजल्स होते हैं। एक पूरा नेटवर्क होता है, इसके ऊपर एक पूरा जाल होता है ब्लड्स के वेजल्स के होते हैं। ब्लड्स के वेजल्स यहाँ इसके ऊपर एक पूरा जाल इस तरह घेरा हुआ होता है ब्लड के वेजल्स में। और इस ब्लड वेजल्स को जो जो इसके ऊपर है, इसको कहते हैं कैपिलरी। इस ब्लड वेजल्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज। और हमारे जिस्म में 3 टाइप्स के ब्लड वेजल्स है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ये कैपिलरीज वो ब्लड वेजल्स है
जो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं, आम आंखों से इसको नहीं देख सकते। ये काफी छोटे, काफी काफी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेजल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेजल्स अलवेलाय के ऊपर पड़े रहते हैं, इसको कैपिलरीज कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं लिख लूं, इसके ऊपर अब क्या है, ब्लड वेजल्स है इस तरह। कैपिलरीज पड़ी है यहाँ पे इस, और एक अलवेलाय को क्या कहते हैं, अल्व्यूलस। अल्व्यूलस, एक अलवेलाय को अल्व्यूलस कहते हैं। अब इस अल्व्यूलस के ऊपर ब्लड के कैपिलरीज पड़े हुए हैं, और इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, और ये आगे सीखते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई है। ठीक है, और इस अल्व्यूलस के अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ये तो आपने पढ़ा भी कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई, यहाँ से नोज के थ्रू अल्वेलाई के अंदर आई, और बाहर कैपिलरीज में अल्व्यूलस के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाएगी इस अल्व्यूलस के अंदर, यहाँ पे आएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ से आके वहां पे आएगी, और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इस अल्व्यूलस से आके यहाँ कैपिलरीज में आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाएगी, अल्व्यूलस के अंदर चली जाएगी, और ऑक्सीजन गैस कैपिलरी के अंदर आएगी। इस प्रोसेस को, ये ऑक्सीजन गैस का अंदर जाना, कैपिलरीज के अंदर जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अल्व्यूलस के अंदर जाना, इस सिंपल प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो कोई भी आपसे पूछे कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होती है, आपका जवाब होगा कि गैसियस एक्सचेंज अल्व्यूलस, अल्व्यूलाई के अंदर होती है। ठीक है, और किस तरह होती है, डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन तो आपने पढ़ा होगा कि जहां पे जिस चीज की कमी है वहां पे उस चीज, वो चीज जाना, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कमी है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद नहीं है अल्व्यूलस के अंदर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से जाएगी अंदर क्योंकि वहां कमी है, और डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल का जाना, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और ऑक्सीजन का कमी कैपिलरी में है, तो कैपिलरी अल्व्यूलस से कैपिलरी के तरफ ऑक्सीजन गैस आएगी बाय डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। यहां लिखते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between organism and their environment। ठीक है दोस्तों, क्या है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होना, कहां पे, बिटवीन, किस चीज के दरमियान, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट के दरमियान। यानी ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी, कैपिलरीज के अंदर आएगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर एनवायरमेंट में एक्सेल हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ, मैं यहाँ लिख लूँ, इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ
द मूवमेंट ऑफ gases across respiratory surface, रिस्पायरेटरी सरफेस के अक्रॉस गैसों का जो मूवमेंट है, गैसेस का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अच्छा, रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि एनिमल के अंदर रिस्पायरेटरी सरफेस कौन सी है। तो मैंने पहले भी बताया कि एनिमल के अंदर, बाकी जानदारों के अंदर तो अलग है, प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा, फिश के अंदर गिल्स, तो एनिमल्स के अंदर जो है वो है अल्वियोलाई। क्या है, या अल्वियोलस या अल्वियोलाई लिखो। अल्वियोलाई रिस्पायरेटरी सरफेस है एनिमल के अंदर, ये बात भी जहन में रखो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये दो डिफिनीशन है, जो भी आपको आसान लगे वो लिख ले। अच्छा, अब ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ये किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। और डिफ्यूजन क्या है, यहां मैं डिफ्यूजन का भी डेफिनेशन आपके लिए लिख लूं कि डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से, जहां पे मॉलिक्यूल का मिकदार ज्यादा हो, वहां से मॉलिक्यूल का उस तरफ जाना जहां पे उसकी कमी हो, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। किस तरह लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration is called diffusion. The movement of molecule का movement from higher concentration, हायर कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, कंसंट्रेशन बार बार केमिस्ट्री में, बायो में ये लफ्ज बार बार आता है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मिकदार, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन यानी जहां पे उसकी कंसंट्रेशन, वहां जहां पे उसकी मिकदार ज्यादा हो, वहां से जाना टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे इसकी मिकदार कम हो वहां तक जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती है, तो आपका जवाब होगा कि अलविलाई के अंदर, एनिमल्स के अंदर अलविलाई में होती है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा और भी सेल्स है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और फिश के अंदर गिल्स में होती है। तो एनिमल्स के अंदर कहाँ पे, अलविलाई के अंदर होती है। कोई आपसे पूछे कि रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, आपका जवाब होगा अलविलाई, यानी यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। और कोई आपसे पूछे कि ये गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो आपका जवाब होगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का डिफिनीशन भी ये रहे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं रिस्पायरेशन की तरफ कि रिस्पायरेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, रिस्पायरेशन क्या है, यहां तक
समझ में आया कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये जो मामला है इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि हमारे जिस्म के अंदर सेल्स होते हैं ना, हम सेल्स से बने हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर ये फॉर एग्जांपल हम हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होती है, बिल्कुल सेल्स सेल्स होते हैं ना। और सेल, अगर मैं एक सेल को लिखूं तो वो सेल कुछ इस तरह का होगा। 3 पार्ट्स होंगे इस सेल के। कितने पार्ट्स होंगे? सेल के 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट्स को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट्स है, ये इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनेली होते हैं। छोटे छोटे बॉडी इसके अंदर पड़े होते हैं। छोटे छोटे बॉडी इस साइटोप्लाज्म के अंदर। ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके अंदर छोटे छोटे बॉडीज पड़े रहती हैं जिसको ऑर्गेनेली कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली कहते हैं। और इसमें गल्जी बॉडी भी है, राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो हमें क्या चीज चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इस सेल के अंदर है। और ये जो पार्ट है इसको फिर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। बाकी सेल को तो हम सेल के चैप्टर में ही स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है गैसेस एक्सचेंज को समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चीज पड़ी होती है जिसको हम C6H12O6 ये चीज पड़ी रहती है, और इस चीज को कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज पड़ी होती है, और ये ग्लूकोज कहाँ से आई है? आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना लास्ट में जो बिल्कुल डाइजेस्ट होता है वो खाना ये फॉर्म इख्तियार करता है, लास्ट में ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करके हमारे जिस्म में स्टोर रहता है। तो ये हमने खाना खाया है, हमारे जिस्म में ये ग्लूकोज पहले से मौजूद है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज मौजूद है। अब यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन गैस भी आई है, और ये ऑक्सीजन गैस इस कैपिलरी के थ्रू आएगी यहाँ पे, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगी और इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। ये ग्लूकोज टूट जाएगा इस ऑक्सीजन के मौजूदगी में। ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के मौजूदगी में टूट जाएगा। ऑक्सीजन आई कहाँ से? हमने सांस ली, ऑक्सीजन गैस लिया, वो ऑक्सीजन गैस इस प्रोसेस से गुजर कर कहाँ पे आई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आई, ठीक है। और अब क्या होगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा ये कि इस ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये ग्लूकोज टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो इससे 3
प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इसके अंदर H2O बन जाएगा, एक वाटर बन जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो वाटर बन जाएगा और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और साथ में एनर्जी बनेगी, साथ में एनर्जी बनेगी। ये 3 चीजें बन जाएगी। ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूट जाएगा तो ये 3 चीजें बन जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों कि ये भी हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, ये जरूरी है ना, वाटर हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, एनर्जी भी हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। यहाँ एनर्जी बनी, 3 प्रोसेस के थ्रू क्या चीज बनी, एनर्जी बनी। जो लास्ट प्रोडक्ट है वो एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीजें तो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। अब ये जो चीज है ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये हमारे लिए जहरीली है, जरूरी नहीं है। जब जहरीली है और ज़रूरी नहीं है तो इस चीज़ को बाहर हम एक्सेल करेंगे, बाहर खारिज करेंगे। बाहर जब तो ये आएगा यहाँ से, जब बन जाएगी तो ये आएगा, यहाँ से आएगा वापस इस कैपिलरीज में चला जाएगा और इस कैपिलरी के थ्रू मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई है, तो ये यहाँ से आई है। ये प्रोसेस 24 हार्स ये साइकिल चलता रहता है। ऑक्सीजन गैस का आना, ग्लूकोज का टूट जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वापस जाना, ये साइकिल नॉन स्टॉप है, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर तो सिर्फ इसको हम सिंपल रिस्पायरेशन कहते हैं, ब्रीथिंग वगैरह तो नहीं कहते, लेकिन उसके अंदर तो आर्गन नहीं होते ना प्लांट्स के अंदर। हमारे लिए तो स्पेशल आर्गन होते हैं, माउथ, ट्रेकिया, लंग्स। प्लांट के अंदर तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए सिर्फ उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो, हम तो वेल डेवलप है, हमारे अंदर तो आर्गन है, तो हम इसको 3 कैटेगरीज में समझने के लिए कि ब्रीथिंग यहाँ तक होता है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ तक होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अगर डिफाइन करें, रिस्पायरेशन को अगर डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। रिस्पायरेशन, क्या पढ़ा आप लोगों ने रिस्पायरेशन में? ग्लूकोज का, ग्लूकोज टूट जाएगी। जब ग्लूकोज टूट जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूट जाना। ठीक है, कहाँ पे? एट सेलुलर लेवल, सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, क्यों? टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, एनर्जी बन जाए, सिंपली। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? द ब्रेकडाउन, टूट जाना, ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इट्स सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, सेल के अंदर, सेलुलर लेवल भी इसके साथ लिख ले ताकि और भी खूबसूरत बन जाए। इट्स सेलुलर लेवल, सेल के अंदर। अरे क्यों सेल के अंदर क्यों बनती है? टू रिलीज एनर्जी, मेन काम है ताकि एनर्जी बन जाए। मेरे ख्याल से ये टॉपिक मुकम्मल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक्स में। खुदा हाफिज़।